हेलो एवरीवन, मैं रुद्रमूर्ति। इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेंजर एग्जाम में रेजिस्टेंस से पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है रेजिस्टेंस का, वो देखिए क्या है। व्हेन आर रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू स्मॉल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, their resultant resistance is X. When these n resistances are connected in series, total n resistance is क्या होगा? चार ऑप्शन दिया हुआ है। ई ऑप्शन भी इसमें है, none of these। n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसका परिणामी प्रतिरोध X प्राप्त होता है। यदि उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने स्टूडेंट आप लोगों को बताया था कि R1, R2, R3 ऐसा करके बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। इनको अगर सीरीज में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में, तो ये होगा RS मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये होगा R1 प्लस R2, ये सीधा ऐड हो जाता है। ये आपको मैंने अलग से वीडियो बना के बताया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या है, और अगर इसी को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये 1/RP, P यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन को बता रहा है, समानांतर संयोजन को P बता रहा है, तो ये होगा 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा करके एन रेजिस्टेंस उनको ऐसे उल्टा जुड़ जाता है, वो रेसिप्रोकल ऐड होता है। तो ये दो चीज़ें मैंने अलग से एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन किया था। आप चाहे तो यूट्यूब में सर्च करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, वेन n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका परिणामी प्रतिरोध X प्राप्त होता है। यानी पहले समानांतर क्रम में जोड़ा, समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनका परिणामी प्रतिरोध Rp मिलता है X, ठीक है। और प्रत्येक प्रतिरोध का मान R1, R2, R3 इन सब का मान कितना है? R, स्मॉल r के बराबर है। और ऐसे हमारे पास n प्रतिरोध है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, इनको समानांतर में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम में। तो समानांतर का फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1। R1 की जगह स्मॉल r, इसकी जगह भी स्मॉल r, ऐसा करके कितने हैं? n बार इसको जोड़ा गया है, प्लस किया गया। तो 1/RP की जगह क्या रखोगे? प्रश्न में दिया RP, इनका परिणामी प्रतिरोध समानांतर क्रम में X प्राप्त होता था, X लिख दीजिए आप। और यही चीज n बार रिपीट हुई है तो इसको लिखेंगे n गुणे 1/R। जैसे 1/3, 1/3 ऐसा 15 बार लिखा है, तो 1/3 गुणे 15, ठीक है। तो x कितना आएगा स्टूडेंट? इसको रिवर्स करिए, x के ऊपर 1 को नीचे, तो ये हो जाएगा, ये होगा n/r, ये रिवर्स हो जाएगा तो r/n। तो स्टूडेंट जब n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उस समय उनका जो x की वैल्यू, जो समानांतर संयोजन में उनका परिणामी प्रतिरोध Rp का मान x है, तो x का मान कितना होगा? R/n। अब वो बोल रहा है उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा? RS, R1 प्लस R2 इनको ऐसा जोड़ा गया n बार, n रेजिस्टेंस है, तो ये R प्लस R ऐसा करके n बार, n टाइम्स। तो RS कितना हो जाएगा? यही चीज n बार रिपीट है तो NR हो जाएगा। बस आपसे प्रश्न बन गया। अब ये R की जगह पर कुछ वैल्यू रख दो यहां से निकाल के, तो यहां कितना हो जाएगा? देखिए R का वैल्यू कितना होगा? R बराबर होगा X इंटू N। अब इस R की वैल्यू उठा के यहां रखोगे तो RS में आ जाएगा, RS। यानी श्रेणी संयोजन में उन्हीं प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध होगा N, और R की जगह पर होगा N इंटू X, यानी N²X। तो आंसर आएगा RS का मान N²X। इसका मतलब क्या हुआ? डी ऑप्शन सही है। तो आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, बहुत सिंपल था। तो ये इसको बहुत ही सिंपल तरीके से ही बनाना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस जैसा दिया वैसे ही आपको रख देना तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध में प्रति केल्विन परिवर्तन कहलाता है ताप स्थिरांक, प्रतिरोध गुणांक, ताप गुणांक, प्रतिरोध स्थिरांक, इनमें से कोई नहीं। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन इज नोन एज टेम्परेचर कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट एंड नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है।
आपको एक चीज मैंने आपको बताया होगा कि वो एक हमारा अलग से वीडियो है जिसका नाम है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। किसी भी चालक का या धातुओं का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध में क्या फर्क पड़ता है, तो मैंने उसमें समझाया है कि अगर किसी भी चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए तो चालक के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने से वो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से पॉजिटिव आयन के साथ कोलिजन करते हैं, संघट्ट करते हैं, जिससे उनका विश्रांति काल कम हो जाता है, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध बढ़ जाती है। तो ये तय बात है कि किन्हीं भी चालकों का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। अब प्रश्न है कि कैसे बढ़ता है, किस रूप में बढ़ता है, रेखिक रूप से बढ़ता है या चर घातांकी रूप से एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, ये अलग मसला है। तो आपको जानना चाहिए कि मान लीजिए कोई चालक तार है स्टूडेंट्स, ये चालक तार है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और इसकी लंबाई l है, ठीक है, और इसका जो तापमान है T डिग्री सेल्सियस है, इसका तापमान T डिग्री सेल्सियस है, और T डिग्री सेल्सियस पर या T नॉट डिग्री इसका रेजिस्टेंस है R नॉट। अब मैंने चालक का तापमान बढ़ा दिया स्टूडेंट। अब चालक का तापमान क्या हो गया, उसकी लंबाई तो वही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही है, लेकिन अब मैंने T डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो उस स्थिति में इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, RT होगा। तो आपको जानना चाहिए कि धातुओं में तापमान बढ़ाने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों रेखिक रूप से बढ़ते हैं। दैट मीन्स द रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इंक्रीजेज लीनियरली विथ राइज इन टेम्परेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये जो RT जो बढ़ेगा, शुरुआती R से कैसे बढ़ेगा, ये होगा RT जो होगा R नॉट 1 प्लस अल्फा, इसको ऐसा लिखें, और ये होगा तापमान में परिवर्तन है T माइनस T नॉट। इसी RT को R नॉट 1 प्लस अल्फा, इसको डेल्टा T लिख सकते हैं। इसके बीच में ग्राफ खींचोगे स्टूडेंट्स, टेम्परेचर केल्विन में है और ये आपका प्रतिरोध है, तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, रेखिक रूप से बढ़ेगा, ठीक है। तो खैर मैं तो आपको डिटेल बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि आप, हमारा मकसद वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल, इसका तो आंसर ये होगा, ताप गुणांक होगा। लीजिए ताप गुणांक टिक लगा दिया मैं, इससे आपको क्या मालूम चला, उसके बारे में कुछ नॉलेज ही चाहिए ना आपको। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर से मतलब नहीं है, वो आंसर के पीछे क्या क्या चीजें हैं। मान लीजिए एग्जाम में ऐसा आ गया कि चालकों का प्रतिरोध बढ़ने, चालकों का तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध किस प्रकार से बढ़ता है, 4 ऑप्शन, रेखिक रूप से, परवलय रूप से, या फिर चर घातांकी रूप से, तो फिर आप नहीं बना पाओगे। तो हमको चीज़ों को व्यापक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। इसलिए हम हर विद्यार्थी को या हर स्टूडेंट को या जो भी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहा है, उनको बोलते हैं लेक्चर को ध्यान से सुनिए। तो लेक्चर क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जैसे जैसे तापमान को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो बढ़ेगा, RT प्रतिरोध बढ़ने की दर है, वो रेखिक रूप से बढ़ती है। तो अगर प्रतिरोध और तापमान के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो सीधा प्राप्त होता है, यानी रेखिक रूप से अधिक तापमान और अधिक प्रतिरोध, और अधिक तापमान अधिक प्रतिरोध, यानी बढ़ता जाएगा। तो यहां पर जो स्टूडेंट ये है, ये अल्फा जो है, अब अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए RT बराबर R नॉट, इसको गुणा कर दीजिए यहां पर, प्लस R नॉट अल्फा डेल्टा T। तो अब ये RT यहां चला जाएगा, ये R नॉट को यहां कर दो, बराबर R नॉट अल्फा डेल्टा T। तो कभी एग्जाम में अल्फा का मान पूछेगा, अल्फा जिसको बोलते हैं ताप गुणांक, इसको क्या बोलते हैं, ताप गुणांक। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यही पूछा है। तो ये तो खैर इसका आंसर आ गया, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है। अगर मान लीजिए अल्फा पूछा तो अल्फा होगा तो ये RT माइनस R नॉट, और ये अल्फा है तो R नॉट नीचे जाएगा और डेल्टा T। तो ये अल्फा जो ताप गुणांक है, प्रतिरोध का ताप गुणांक, ये होगा प्रतिरोध में परिवर्तन ताप के साथ, और ये 1/R नॉट। तो ये भी आपको जानना चाहिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन
इज नोन एज द, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा टेम्परेचर कांस्टेंट, ताप गुणांक होगा। इनमें से प्रतिरोध गुणांक लिख देंगे, ताप इस तरह गलत हो जाएगा, ये ताप गुणांक, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई स्टूडेंट? चलिए अगले एमसीक्यू की ओर मूव करते हैं। अगला एमसीक्यू क्या है, देखिए, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हो तो किन्हीं 2 सिरों के बीच कुल कितना प्रतिरोध होगा? ये 5 ऑप्शन दिया हुआ है। द रेजिस्टेंस ऑफ विच आर्म्स ऑफ ए ट्राइंगल इज द 2 ओम, देन व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस एनी 2 पॉइंट्स। चलिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए ये हम बना देते हैं, ऐसा बड़ा सा बना देते हैं। चलिए ये ऐसा ट्राइंगल बना दिए और इसको मिटा के इसमें प्रतिरोध फिट कर देते हैं। चलिए तो ये एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये, और तीसरा ये। इसका नेमिंग A B C ऐसा कर देते हैं, ठीक है। ये 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 2 ओम 2 ओम। तो स्टूडेंट मैंने अलग से एक यूट्यूब में लेक्चर अपलोड किया है, प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी और समानांतर। तो मैंने उसमें डिटेल से बताया है, मैंने ये बताया है कि श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा एक समान होती है, जबकि समानांतर संयोजन में धारा का मान बढ़ता है, अलग अलग हो जाता है। हर प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होगा, ठीक है। ये 2 बातें मैंने बताई थी। तो कभी भी आपको ये पता लगाना है कि 2 प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में है ये कि समानांतर क्रम में है, तो आपको देखना होगा कि धारा का मान जिन प्रतिरोधों में एक समान है, बदल नहीं रहा है, मतलब वो सभी एक दूसरे के श्रेणी क्रम में है, और जहां धारा का मान अलग अलग हो रहा है वे एक दूसरे के समानांतर क्रम में। बस इस बात का ध्यान में रखना, तो आपसे न्यूमेरिकल तो ऐसे ही बन जाएगा। चलिए अब हम पता लगाना है कि भाई तो धारा भेजते हैं। चलिए एक बैटरी को मैंने यहाँ लगा दिया, एक बैटरी लगा दिया, चलिए ठीक है। इसको तो इस बैटरी के द्वारा आई करंट भेजा जा रहा है, तो ये आई करंट इस जंक्शन में 2 भाग में डिवाइड होगा। मान लीजिए I1 वाला जो करंट है AC भाग में चला गया, और I का जो शेष करंट है I2 ये इस भाग में चला गया, ठीक है। अब ये अच्छा आगे देखिए, ये I2 करंट AB में भी उतना ही I2 करंट होगा, और जाने का रास्ता एक ही, तो यहां भी I2 उतना ही होगा। तो देखिए धारा का मान इस जंक्शन से अलग अलग हो रहा है, मतलब, लेकिन यहां पर I2 सेम है, यानी यहां पर धारा का मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? श्रेणी क्रम में। समझ में आया स्टूडेंट? क्योंकि यहां भी धारा उतना ही है, यहां भी धारा उतना है, मतलब AB में लगा प्रतिरोध और BC में लगा प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में, और जब श्रेणी क्रम में होगा तो क्या होगा? RS बराबर होगा 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 ओम। तो स्टूडेंट ये जो 2 ओम लिखा हूं, इसकी जगह पर मैं 4 ओम लिख सकता हूं, मैं 4 ओम हुआ। ये दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में, क्योंकि यहां भी धारा उतना ही, यहां भी धारा उतना। और इसको अगर ऐसा रख दूं 4 ओम और ये 2 ओम, AC में बहने वाला 2 ओम और इन दोनों का 4 ओम एक दूसरे के कैसे हैं? समानांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि यहां पर धारा I2 और यहां पर धारा I1। बस हो गया, बन गया 4 ओम तथा 2 ओम। 2 ओम कहां पर? AC में, एक दूसरे के समानांतर है। बस आपसे बन गया। जब समानांतर होता है तो होता क्या है? 1/RP का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, 1/R1 प्लस 1/R2। इस पूरा का वैल्यू कितना हो गया? 4। ये दोनों श्रेणी क्रम में लगे हैं, और ये जो 4 ओम है और ये नीचे का 2 ओम एक दूसरे के समानांतर है, तो 1/R1 R1 यानी अपने 4 ओम हो गया, और R2 यानी नीचे का 2 ओम एक दूसरे के समानांतर है। तो आपको समझ में आया? तो किसी भी परिपथ में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि श्रेणी क्रम है कि समानांतर क्रम है, तो उसको किसी बैटरी से जोड़ दीजिए 2 पॉइंट को, और देखिए कहाँ धारा का मान एक समान बह रहा है और कहाँ धारा का मान बढ़ रहा है। जहाँ धारा का मान बढ़ जाएगा वो पैरेलल हो जाएगा, और जहाँ धारा का मान एक समान हो जाएगा वो श्रेणी क्रम हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 1/RP बराबर हो जाएगा इसका एलसीएम ले लो स्टूडेंट, 4 और ये हो गया 1 धन 2 बराबर 3/4। हमको 1/RP नहीं चाहिए, हमको RP चाहिए, तो RP पूछा है ना यहाँ पर। कुल कितना प्रतिरोध होगा, यानी RP कितना होगा, यानी समानांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध। तो ये होगा, उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा, 4/3 ओम। तो 4/3 ओम आएगा स्टूडेंट, ये इसको टिक लगा लेते हैं, 4/3।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा, प्रश्न बड़ा आसान प्रश्न था। इसके लिए अलग से एक मैंने वीडियो बनाया, उसको आप जरूर देखिए। प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी संयोजन और समानांतर, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताए जो परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले एमसीक्यू को मूव करते हैं। 2 और एमसीक्यू देखते हैं स्टूडेंट्स, जो रेंजर एग्जाम में टोटल 5 एमसीक्यू पूछा गया था रेजिस्टेंस से रिलेटेड। ठीक है, चलिए ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल के माप की इकाई क्या होती है? तो ये तो आपको बनता होगा, फिर इसके बारे में समझाऊंगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एम्पियर, ओम, वाट, वोल्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। विच इज द यूनिट फॉर द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिकल प्रेशर और द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? तो इसका तो खैर आंसर मैं बता दूंगा, आंसर तो इसका होगा वोल्ट होगा ये, लेकिन ये वोल्ट क्यों होगा? यहाँ पर कंफ्यूज किया आपको, विद्युत दाब दे दिया है और विद्युत वाहक बल 2 शब्द दिया है। तो जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, विद्युत दाब का बोल देंगे पास्कल है, विद्युत वाहक बल का बोल देंगे। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऑप्शन दे दिया रहता न्यूटन, तो लोग न्यूटन भी लिख देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। वैसे आपको मालूम होगा, मुझे मालूम है, फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर हम किसी भी बैटरी को विद्युत वाहक बल क्यों बोलते हैं। बैटरी करता क्या है? जब किसी भी चालक तार में उसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो करता क्या है वो? बैटरी इसके एक सिरे पर ए और बी, इस पर हाई पोटेंशियल करता है और इस पर लो पोटेंशियल। यानी जब तक आप किसी चालक के 2 सिरों पर उच्च और निम्न विभव पैदा नहीं करोगे, धारा प्रवाहित नहीं होगी। जब ऐसा करने से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने से इस चालक तार के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन पर ये फोर्स अप्लाई करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने इसके लिए अलग से लेक्चर निकाला है, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, इसके ऊपर मैंने अलग से लेक्चर निकाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा? F बराबर होता Q, तो F बराबर QE, इतना फोर्स लगेगा। तो एक्चुअली में बैटरी करता क्या है? इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये बैटरी जो होता है ना, ये बैटरी क्या करता है? इस चालक के चार्ज को पकड़ के यहां से यहां तक ले जाता है। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को चालक के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को बोलते हैं विभव। और विभव का मतलब होता है कार्य बटा आवेश। ये अलग से मैंने वीडियो बनाया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, पोटेंशियल और करंट। तो पोटेंशियल क्या है? तो विद्युत वाहक बल शब्द क्यों यूज करते हैं? बल शब्द इसलिए यूज करते हैं कि ये जो बैटरी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्ज है उस पर ये बैटरी के कारण जो फील्ड है उस पर एक फोर्स अप्लाई करता है, इसलिए इसको विद्युत दाब या विद्युत वाहक बल बोलते हैं। दाब क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब फोर्स लगेगा तो दाब भी पैदा होगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स भी लगता है, फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एक प्रेशर को भी फील करता है। तो ये सब कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि विद्युत वाहक बल क्यों बोलते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो बल की इकाई न्यूटन है। विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है, लेकिन ऐसा टर्म क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि बैटरी का काम है चालक के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है बैटरी को, उसी वर्क डन को उस बैटरी का विद्युत वाहक बल या विभव कहा जाता है, जिसकी इकाई वोल्ट होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या देखिए स्टूडेंट, लास्ट ऑप्शन है क्या देखिए, और फिलामेंट लैंप विद एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट यानी बल्ब में भी एक फिलामेंट होता है। जब उसमें बिजली दी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युतीय ऊर्जा उसमें ऊर्जा बदल जाती है, तो वो फिलामेंट चमकने लगता है। तो क्या वो ओमिक कंडक्टर है, नॉन ओमिक है, या लो निम्न प्रतिरोध है, नॉन ग्लोइंग, नन ऑफ द दिस? एक फिलामेंट होता है ओमी, अनोमी, निम्न प्रतिरोध, ना चमकने वाला, इसमें से। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ का एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप जरूर देखिए, उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि ओमी चालक किसको बोलते हैं। ओमी चालक वो चालक होते हैं, ओमी चालक और अनओमी चालक। अनओमी चालक, ओमी चालक वे चालक होते हैं जिसमें वोल्टेज या करंट या वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो हमेशा सीधा मिलता है। वे सभी
कंडक्टर जिनमें वोल्टेज वर्सेस करंट, करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाए तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलता है, वे सभी को बोलते हैं अनओमी। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, ओम का नियम क्या है, अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में किसी परिवर्तन ना किया जाए, जैसे उसका तापमान, आयतन, क्षेत्रफल इत्यादि को परिवर्तित ना किया जाए, यानी यहाँ पर टी कांस्टेंट होना चाहिए, टी यानी कांस्टेंट होगा तो ग्राफ हमेशा सीधा मिलेगा। अब यहाँ पर बोला स्टूडेंट एक फिलामेंट, फिलामेंट में तो वैसे भी टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो हाई टेम्परेचर में अगर वोल्टेज और करंट के बीच में अगर आप ग्राफ खींचोगे तो सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा कर्वेचर फॉर्म में आएगा। तो क्या होगा, तो फिलामेंट होता क्या है, फिलामेंट लैंप क्या होता है, ओमिक नहीं होता, नॉन ओमिक होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट मीन्स अनओमिक, क्योंकि उसमें जो है वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचोगे तो आपको सीधा नहीं मिलेगा, टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा, वक्र के फॉर्म में मिलेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फिलामेंट होता है एक अनओमी चालक। ठीक है, तो स्टूडेंट तो रेंजर एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन को मैंने उठाया जो ओम के नियम पर, प्रतिरोधों के संयोजन पर आधारित था, और ऑलरेडी मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब में, आप जाके वहां पर सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अधिक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के तक शेयर करिए इस बात को, या इसको शेयर करिए। इन्हीं बातों के साथ हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है। अगले लेक्चर में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।